न्यूज़ में आपका स्वागत है और ख़ास पेशकश सियासी रंग लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह के सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। डॉक्टर मिश्रा वीरभूम जिले के तारापीठ पहुंचे। यहां उन्होंने मां तारा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वीरभूम जिले के पोटासुर मोड़ पर कार्यकर्ताओं से नुक्कड़ चर्चा भी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ पैदल लोगों से जनसंपर्क भी किया। जनसंपर्क के दौरान कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मैंने लोगों की आगे देखी, लोकसभा में भी लोग उम्मीद नहीं करते थे कि 18 सीटें भाजपा की आ जाएंगी, लेकिन जनता ने मन बना लिया था वोट देने का। और उस समय का बल से चौंकना मन इस वक्त लोगों का आपको वोट करने का। ये ममता बनर्जी की भ्रष्टतम सरकार, दारू माफिया, वाइन माफिया, हमारे यहाँ पर लैंड जिहाद छिड़ा हुआ है। इनके मंत्रियों ने जमीनों को खरीद कर प्लॉट काट रहे हैं, कॉलोनी काट रहे हैं, लैंड यूज चेंज कर रहे हैं। लैंड जिहाद छिड़ा हुआ है, कोल माफिया सक्रिय है। ये पूरा का पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में आकर के डूबा है। तो जनता इससे मुक्ति चाहती है। उनकी मुक्ति के पीछे भी एक छोटी सी बात है, और वो छोटी सी बात है कि आजादी के बाद से आज तक पश्चिम बंगाल में भाजपा का कभी शासन नहीं रहा। खबर पर बात करेंगे। नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, भोपाल संवाददाता। नीरज, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को लेकर बात करें तो मिशन बंगाल में जुट गए हैं, तैयारियां की जा रही हैं। 2021 में विधानसभा चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, और इसको लेकर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, वहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह, काफी जोश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को देखने के बाद देखने को मिल रहा है। क्या कहें इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की नजर है, उसको देखते हुए कुछ दिन के दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस समय हैं। पिछले दिनों भी वो कई जगह गए, पश्चिम बंगाल में लोगों से मुलाकात की। हालांकि पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद उनको लोगों का समर्थन भी अच्छा मिला। वहीं आज जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के तारापीठ पहुंचे, जहां उन्होंने माँ तारा देवी के दर्शन किए और उसके बाद सभा को संबोधित किया। लेकिन उसी बीच एक खबर जो निकल के सामने आई, उसमें आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, उसमें जिस तरह से जो हमला किया गया, उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर से सीधे सीधे ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि जिस तरह से अराजकता अभी यहाँ पर फैली हुई है, ममता सरकार ने जिस तरह से जो हरकत की है वो उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और जिस तरह से ममता सरकार पर माफियाओं के लिए काम करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा गुंडागर्दी इस समय तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में चरम पर है, और साथ में उन्होंने कहा यदि बीजेपी की सरकार तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल में बनती है तो इन सब चीजों से जनता को मुक्ति मिलेगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से जिम्मेदारी को लेकर बात की जाए, क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को एक जिस तरह से देखा जाए तो एक नाम और दिया जाता है, वो है संकट मोचक नीरज। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात हो, गुजरात की बात हो या अन्य जगहों की बात हो, खास करके मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो बीजेपी की सरकार बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए। और ऐसे में एक बार फिर पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संगठन ने उनको दी है, किस तरह देखे इसे? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा एक ऐसा नाम हो गया है कि जो बीजेपी के लिए फिलहाल संकट मोचक बने हुए हैं। अभी 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने शासन किया 1.5 साल, उसके बाद जब सरकार गिरी तो उसका कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिया गया और उनको गृह मंत्री बनाया गया बीजेपी की सरकार में, जो अभी वर्तमान सरकार है। तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का जो कद है वो काफी बड़ा है, और यूपी के चुनाव में भी उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई थी, वहां से भी अच्छे नतीजे जो है सामने आए थे। और इसके अलावा
फिलहाल उनको गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, जो पूरे प्रदेश में जिस तरह से पुलिस विभाग पे आजकल काम कर रहे हैं पुलिस के, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारियां हमेशा से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दी जाती रही है। और कहीं ना कहीं ये भी कहना बड़ी बात नहीं होगी कि जो आला नेता है, जो आला कमान है बीजेपी के, वो भी उनसे प्रसन्न है, इसलिए उनको इतनी अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। जी चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद है। उपचुनाव जीतने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजर आगामी निकाय चुनाव पर है। निकाय चुनावों में जीत को दर्ज करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का पूरा फोकस अब प्रदेश में सुशासन को लेकर है। इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक के बाद कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की। इसे लेकर सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ये बीजेपी की सरकार है। चुस्त प्रशासन और दुरुस्त पारदर्शी व्यवस्था से हमेशा से बीजेपी का एजेंडा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल प्रदेश को संवारने का काम किया। साथ ही विश्वास सारंग ने कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई हो, इसलिए ऐसा ट्वीट कर रहा है। बीजेपी कभी बदले की भावना से काम नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कहा है, प्रदेश सरकार कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार करने का भ्रम फैला रही है। भाजपा सरकार के पास कोई सबूत हो तो जनता के सामने पेश करे। कांग्रेस केवल कंफ्यूजन की राजनीति करती है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से यही सीखा है, फूट डालो और राज करो, वर्ग संघर्ष हो। सही मायने में मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो सामने आए और कृषि सुधार जो बिल है, कृषि सुधार विधेयक है, उस पर जनता के बीच में आकर भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के साथ बातचीत करें। और नीरज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल संवाददाता नीरज। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है और जिस तरह से आरक्षण को लेकर बात की जाए तो सीटों को इसकी प्रक्रिया में पूरी हो चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी को लेकर देखा जाए तो काफी दमखम के साथ मैदान में उतरने की बात कहती नजर आ रही है, क्या कहें? जी बिल्कुल, देखिए उपचुनाव में भारी जीत के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार एक्शन मोड में हैं और लगातार हर विभाग की बैठकें कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं। और कल जो कमिश्नर के साथ और कलेक्टर के साथ जो बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में की, उसमें साफ तौर से निर्देश दिए कि अब एक तो जो प्रमोशन है वो सिर्फ मेरिट के आधार पर किया जाएगा, किसी प्रकार के पैसा धांधली नहीं चलेगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पर भी पिछली आरोप लगाया, जिस तरह कांग्रेस सरकार पैसे लेन देन का आरोप लगाया कि जिस तरह से लेन देन चलता था वो अब नहीं चलेगा। तो वहीं अब विधायक विश्वास सारंग की बात की जाए तो आज उन्होंने भी, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब जो सरकार है वो पूरी तरह से जी आवाज आ रही है? जी बात जारी रखिए नीरज जी। तो जो सरकार है वो पूरी सुशासन की सरकार है, पारदर्शी व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने बात की कि बीजेपी हमेशा पारदर्शी व्यवस्था जिस तरह से बनाए रखती है, वहीं जिस तरह से एक ट्वीट जो है लक्ष्मण सिंह जो विधायक है उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उनके द्वारा सीधा बीजेपी पे आरोप लगाया था कि बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रही है और पिछले घोटालों की बात करती आ रही है। यदि सबूत है तो कार्रवाई करें। तो उस पर भी विधायक विश्वास सारंग ने तंज कसा और उन्होंने तंज कसते हुए लक्ष्मण सिंह के लिए कहा कि अगर लक्ष्मण सिंह को इतना ही शौक है कमलनाथ पे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पे और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई करवाने का, तो उसकी भी जांच हम करवाएंगे। और हालांकि जांचें चल भी रही हैं पिछली सरकार के कार्यकाल की कि उन्होंने क्या काम किया। तो कहीं ना कहीं सुशासन की बात बीजेपी इस समय करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं जमीनी स्तर पर बैठकें ले रहे हैं, अधिकारी प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चाहे मंत्रालय में रूबरू संपर्क कर रहे हैं और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये भी साफ कर चुके हैं कि अब किसी भी अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा यदि वो किसी भी प्रकार की काम में लेटलाली करता है तो। जी चलिए, तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। राजनांदगांव जिले के धुमका धान खरीद केंद्र में धान बेचने का किसान की मौत के मामले में
राजनांदगांव कलेक्टर ने किसान की मौत को सामान्य बताया है। धान उपार्जन केंद्र धुमका में धान बेचने आए धुमका क्षेत्र के गिधवा के करण साहू की मौत हो गई थी। मामले में बीजेपी ने सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं कलेक्टर टी.के. वर्मा ने भी तत्काल एसडीएम और तहसीलदार को घटनास्थल और मृतक के खर्चा कर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। एसडीएम ने प्रारंभिक जांच में कृषक करण के तबीयत पहले से ही खराब होना पाया गया। एसडीएम राजनांदगांव द्वारा मौके पे जाकर जांच किया गया और जांच कर जो प्रारंभिक रिपोर्ट दिया है उसमें ये तथ्य आया है कि जो कृषक था उसकी तबीयत पहले से कुछ खराब थी और उसने जो भी धान बेचने के लिए लाया हुआ था उसका धान तो शुरू से ही गुणवत्ता में ठीक पाया गया था और उसको तौलने की प्रक्रिया भी चल रही थी और दो प्रकार में से एक प्रकार का धान तौला जा चुका था। दूसरे प्रकार को तौल करने वालों ने थोड़ा सा लेट जरूर किया और इस बीच में उसको चक्कर आ गया और फिर तत्काल वहाँ पर उसको 112 बुला के हॉस्पिटल भेजा गया जहाँ पे उसकी मौत हो गई है। और जांच में अन्य किसानों से भी बयान लिया गया वहाँ पे और जितने कर्मचारी है, समिति प्रभारी है, सहायक है, किसी ने भी ऐसी जानकारी नहीं दिया गया है कि वहाँ धान खरीदी में लोगों से राशि मांगी जा रही है। और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनांदगांव संवाददाता उदय मिश्रा। उदय, किसान की मौत के बाद सियासत एक अलग रंग में रंगती नजर आई और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता दिखाई दिया। हालांकि भूपेश बघेल सरकार की तरफ से बात देखी जाए तो कहा जा रहा था कि जांच के बाद मामले को संज्ञान में ले लिया, जांच की जाएगी, उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से अब प्रशासनिक स्तर पर बात निकलकर सामने आ रही है कि सामान्य मौत है, तो क्या कहा जाए इसको लेकर, क्योंकि इस पर जमकर सियासत भी हुई है। जी, हम जब कल घटना स्थल पर पहुंचे थे और वहां पर हमने करण साहू के जो गांव का ही एक डॉक्टर था जो उसका इलाज करता था, उससे हमने बात की थी, तो उसका स्पष्ट कहना था कि इसको शुगर, ब्लड प्रेशर और श्वास की बीमारी थी जी। और हमने उसे बेहतर सेंटर में जाने के लिए पहले भी कहा था, लेकिन वो गया नहीं और दवाइयां भी कम ही लेता था जी। हो सकता है एक कारण यह भी हो उसको अटैक आने का जी। और अभी प्रारंभिक जांच में तो यही बात सामने आई है और आगे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस पर कहा जा सकेगा क्या स्थिति बनी। बिल्कुल उदय, लेकिन जिस दिन उसकी मौत हुई थी और प्रारंभिक जब जांच की गई थी तो उस दिन भी यही बात निकलकर सामने आई थी, उसको ब्लड शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ऐसे में इसको लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना भी साधा था और साफ तौर पर यह कहा था कि कांग्रेस के राज में जो है किसानों की मौत होती दिखाई दे रही है, इसकी निंदा करती बीजेपी दिखाई दी थी। क्या कहें इसे लेकर? इसमें मैं एक बात कमल जी आपको बता दूं कि ये जो किसानों की मौत का मामला है, 4 दिन पहले एक घटना और हुई थी और उस पर भी भाजपा ने आरोप लगाया था कि किसान द्वारा आत्महत्या कर ली गई, लेकिन वो आत्महत्या किसी और कारण से की गई होगी क्योंकि उस किसान का मात्र 1.5 एकड़ खेत था और उसका कहीं कर्जा भी नहीं था जी। जिसके चलते वो जब पता चला तो माँ बमलेश्वरी सहायता समूह है उससे उसने कुछ कर्ज लिया हुआ था जी। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए उदय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा किसानों के साथ आने का विपक्ष नाटक कर रहा है। राहुल और अखिलेश खेती के बारे में नहीं जानते, दोनों ही गाजर और धनिया की पत्तियों में अंतर नहीं कर पाएंगे। साथ ही कहा कि सपा की पंचर साइकिल लेकर चेहरा चमकाने में अखिलेश यादव लगे, जो 4 साल तक घरों में बैठे रहे लेकिन अब चुनाव आते ही संघर्ष का दिखावा कर रहे हैं। वहीं 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा भी किया। और फरहान खान जुड़ गए हैं संवाददाता आगरा से। फरहान, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बात करें तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधते दिखाई दिया और खास करके किसान आंदोलन को लेकर, किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर प्रहार किया। किस तरह देखें इसको? जी, आपको बता दें आगरा में लोक निर्माण विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसान आंदोलन में विपक्ष की भूमिका पर जमकर प्रहार किया।
वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव धनिया और गाजर की पत्ती का अंतर नहीं बता सकते। वह किसान की बातें क्या करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो किसानों के जन्मदाता विरोधी हैं, वह किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति रोटियां सेकने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। फोटो सेशन के लिए 4 वर्ष बाद अखिलेश यादव बाहर निकले हैं। पहले ही पंचर हो चुकी उनकी साइकिल 2022 के चुनाव में पूरी तरह से टूट जाएगी। सपा सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बनाया गया, ठीक है, विकास के लिए सड़कों का होना जरूरी है। हम भी गंगा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे बनाते समय अखिलेश ने किसानों का ध्यान नहीं रखा। इसी का नतीजा कि अखिलेश से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक सपा का कोई प्रत्याशी नहीं जीता। जनता ने इनका रास्ता 2014 में बंद कर दिया है तथा अब 2022 तक तो बंद ही रहेगा। इसलिए किसान के बीच से रास्ता निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार में किसानों का अहित नहीं हो सकता है। मोदी और योगी सरकार विकास, गरीब, किसान के उत्थान के मुद्दों पर कभी पीछे नहीं हटेगी। प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली नेता है, इसलिए लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने में गौरव का अनुभव करते हैं। केशव मौर्य यही नहीं रुके। उन्होंने कानून व्यवस्था की बात करते हुए कहा कि सपा सरकार में माफिया और अपराधियों की वजह से कारोबारी पलायन कर रहे थे, यहाँ पलायन की सोचने लगे थे। जब से योगी सरकार आई है, अपराधी पलायन कर रहे हैं और कारोबारी नागरिक नहीं है। भाई उन्होंने कहा कि बिल्कुल फरहान, जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर देखा जाए, उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ने साफ तो देश से क्या दिया था कि अपराधी प्रदेश छोड़ दे या फिर गलत कार्य करना छोड़ दे, तभी उनका संरक्षण यूपी के अंदर रहेगा। अन्यथा वह या तो सलाखों के पीछे नजर आएंगे या वह प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूत बिल्कुल फरहान, किसान आंदोलन जिस तरह से एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में देखने को मिला, उसको लेकर पूरे देश में सियासी रंग भी निकलकर सामने आ रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो समाजवादी अपने स्तर पर प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है, रैलियां निकालती दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस अपने स्तर पर जो है चाहे ट्वीट के जरिए हो या दूसरे तरीकों से बीजेपी की मोदी सरकार पर, केंद्र की सरकार पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आगरा को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ सियासी माहौल बनता दिखाई दे रहा है किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी आपको बताते चले कि आगरा के अंदर 9 विधानसभा सीटें, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी सरकार ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे मौजूद है, सभी 9 विधायक बीजेपी के हैं। वही आगरा में 2 सांसद है, वही बीजेपी के हैं। वही मेयर की बात की जाए तो वह भी बीजेपी के है। जिला पंचायत सदस्य की बात किया तो वह भी बीजेपी की है। वही बात किया तो आगरा के अंदर पूरा का पूरा माहौल जो है बीजेपी का है। वही अभी भारत बंद की बात की जाए, 8 दिसंबर को भारत बंद किया गया था। भारत बंद का असर भी आगरा में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। वही कही जाए, बात की जाए तो आगरा शहर के अंदर जो पूरा माहौल वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और आगरा बिल्कुल बीजेपी में ही हो चुका है। वही किसान के आंदोलन की बात की जाए, किसान आंदोलन के लिए जनता और किसान लगातार सरकार पर हमलावर है, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, लेकिन जो राजनीति जो गरमाई हुई है किसान के मुद्दों को लेकर वह आगरा में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। चलिए बिल्कुल फरहान, और जिस तरह से सियासत तो गरमाई हुई है, 2022 की तैयारियों में सभी सियासी दल जुटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से बीजेपी के दावे सामने आ रहे हैं, खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बात करें तो वो आगामी चुनाव में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनने का पुरजोर तरीके से दावा करते दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ वजह मानी जाए कि विपक्ष जो है मुद्दों को सही तरीके से उठा नहीं पा रहा, या फिर योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो काम किए उसके बल पर जो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है बीजेपी? 2022 में सरकार बनाने की अगर बात किया तो अभी बीते कुछ दिन पूर्व भी सब प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी भी आगरा आए थे। उन्होंने भी दावा किया था 2022 में हमारी सरकार बनेगी। वही अखिलेश यादव भी कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। वही प्रसपा ने दावा किया था कि अखिलेश यादव अगर हमारा समर्थन चाहेंगे तो हम उनके साथ मिलकर 2022 में सरकार बनाएंगे। लेकिन बात की जाए दावे की तो सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के दावे कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनेंगे। धरातल की अगर बात की जाए तो विकास के मुद्दे की विकास देखने को नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार लगातार अपनी चरम सीमा पर बना हुआ है, गुंडा राज आज भी कायम है। लगातार खनन माफियाओं द्वारा पुलिस से लेकर विभागीय अधिकारियों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है। कानून की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो 0 टॉलरेंस की स्थिति बनाए हुए है। तो अपराध की श्रेणी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब बात किया दावों की, दावे लगातार हर आदमी अपनी पार्टी के लिए कर रहा है कि आज हम सरकार हम बनाएंगे, सरकार बनेंगे। ये तो आने वाला नतीजा ही बताएगा कि जनता जनार्दन किसकी ओर मुड़ेगी और किसकी 2022 में सरकार बनाएगी। चलिए बिल्कुल देखने वाली बात होगी। हालांकि दावे वादे सभी करते दिखाई दे रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल पर। फिलहाल आगामी दिनों में क्या तस्वीर आएगी, क्या कुछ सियासत आएगी, देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए फरहान आपका शुक्रिया।
और इसी के साथ सियासत रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।